थैंक यू कामड़े सर। धन्यवाद वैशाली मैडम इतने बढ़िया से इंट्रोडक्शन के लिए। प्रतीक्षा मैडम स्लाइड ये करेंगी ना, तो ठीक है हम शुरू करते हैं। मैडम स्टार्ट कर सकते हैं ना हम? ओके। जय भीम साथियों, कई महीनों से ये ऑनलाइन मीटिंग से जब जब समय इजाजत देता है तब तक आप सभी को सुन रहा हूं और प्रेरणा ले रहा हूं, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इस प्रेरणा वाले विषय पर अपनी बात रखूंगा। जब शाम को मीटिंग का समय होता है, आप सभी लोग सुबह काम के बाद शाम को मीटिंग से जुड़ते हैं। जैसे कि आप सभी जान गए हो कि मैं एक डेंटिस्ट हूं। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है जहां शाम को पेशेंट बड़ा सा मुंह खोल के मेरे लिए बैठे होते हैं, इसलिए मीटिंग से जुड़ना कभी कभी संभव नहीं होता है। मुझे इस प्रेजेंटेशन को तैयार कर सभी के सामने रखने को प्रोत्साहित करने वाली प्रतीक्षा और वैशाली मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे प्रेजेंटेशन के बाद उसमें बताई बातों से हम सब प्रेरणा लें और उस पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भी मेरे प्रेजेंटेशन पर विचार करूंगा और उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब भारत के लोग भारत में ही ब्रिटिश की फौज में सरकारी नौकरी करते थे, यानी देश आजाद नहीं था। समय था 19वीं सदी का, जब ब्रिटिश की सेना में रामजी सपकाल नाम के एक सूबेदार हुआ करते थे, जिनकी शादी महाराष्ट्र मुरबाड़ के भीमाबाई से हुई थी, जिनकी कुल 14 संतानें हुई, मगर केवल गंगा, रमा, मंजुला, तुलसा ये 4 पुत्रियां ही और बालाराम, आनंदराव और भीमराव ये 3 पुत्र ही पूर्ण आयु तक जीवित रहे। मगर हम बात करेंगे जब रामजी की पलटन मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में तैनात थी। उस समय 14 अप्रैल 1891 को जन्मे 14वीं संतान की, जो आगे चलकर बन गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। रामजी सपकाल 1896 को फौज से रिटायर हुए और दापोली, जो कि रत्नागिरी जिला में है, वहां स्थायी रूप पर स्थित हो गए। उस समय दापोली में एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल हुआ करता था और रामजी सपकाल चाहते थे कि मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े। वह अछूत हुए तो क्या हुआ, वह एक मिलिट्री ऑफिसर थे। काफी नोकझोंक और संघर्ष के बाद इस शर्त के साथ उन्हें उस स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिली कि वह दूसरे बच्चों से दूरी बनाए रखे और स्कूल के पानी की टंकी से पानी न पिए। 5 साल की कच्ची उम्र में इस अमानवीय व्यवहार को समझना किसी साधारण बालक का काम नहीं था, मगर भीमराव उसे खूब समझ रहे थे। उसके बाद रामजी सूबेदार को सातारा में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है और वह पूरे परिवार से वहां स्थलांतरित होते हैं। वहीं पर भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर की मां का अंतकाल होता है। कितनी दुखद बात होती होगी जब 5 साल के बच्चे के सर से अपनी मां का साया उठ जाए। भीमराव नाम के बालक के साथ भी यही हुआ था और अंबेडकर की उम्र महज 5 साल थी। बचपन से ही सामाजिक बहिष्कार को झेलने वाले अंबेडकर, जिनको कभी टांगा गाड़ी से उतारा गया या कभी रास्ते में पानी नहीं दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने वेटिंग फॉर माय वीजा इस ऑटोबायोग्राफी में उल्लेख किया है, जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने इसलिए लिखी थी कि भारत का सामाजिक ढांचा वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना चाहते थे। आज वही पुस्तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में मौजूद है। सातारा से उनके पिता समेत वह मुंबई, उस समय का बॉम्बे, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इस समय तक उनके पिताजी की दूसरी शादी हो जाती है।
भीमराव अंबेडकर का बचपन बहुत समय तक परेल की बीडीडी चौल में ही गुजरा। उनकी खोली केवल 10x10 की थी। मुंबई में भीमराव अंबेडकर ने खूब क्रिकेट खेला और 1906 इस 15 साल की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर की शादी महज 9 साल के रमाबाई के साथ हो जाती है। कल्पना कीजिए आज कि किस तरह का माहौल रहा होगा। 15 साल का दूल्हा 9 साल की दुल्हन जो आगे चलकर पूरे समाज को अपनी गोद में निस्वार्थ रूप से ले लेते हैं। अपनी शादी के 1 साल बाद मुंबई में 1907-8 में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास करते हैं और यहाँ से शुरू होता है शिक्षा की दुनिया में एक अलग ही मकाम हासिल करने वाले विद्यार्थी का सफर, जो आगे चलकर द सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में देश में ही नहीं विदेश में भी उभरता है। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन करते हैं और एक वजीफा मिलने पर, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप मिलने पर वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जो वजीफा उन्हें बड़ौदा के महाराज देते हैं। जिस स्कॉलरशिप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को कई सारे कोर्सेस में एनरोल कराते हैं, कई कोर्स में दाखिला लेते हैं। 1915 में वह एमए की डिग्री कोलंबिया से लेते हैं, जिसमें उनके थीसिस का विषय होता है एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। जून 1916 में डॉक्टर यानी पीएचडी की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिलती है, जिस समय उनके थीसिस का विषय रहा नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। और 4 महीने बाद अक्टूबर 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका दाखिला हो जाता है, एमएससी एंड बार एट लॉ इस डिग्री के लिए। मगर अगस्त 1917 में कुछ समय बाद उन्हें वापस भारत आना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप का अवधि समाप्त हो जाता है। खुद बड़ौदा के महाराज उन्हें वापस बुलाते हैं। फिर बड़ौदा के महाराज के यहाँ वो साल भर नौकरी करते हैं। फिर तकरीबन 1 साल नौकरी करने के बाद नवंबर 1918 में वह सिडनम कॉलेज में प्रोफेसरशिप ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्सशिप के लेक्चरर की हैसियत से। फिर जुलाई 1920 में जब उनके आर्थिक हालात काबू में आए तो प्रोफेसरशिप से इस्तीफा देकर भीमराव अंबेडकर चले गए फिर से एक बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जून 1921 में अपनी छोड़ी हुई अधूरी डिग्री पूरी की, एमएससी फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस समय उनकी थीसिस का विषय रहा प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया। अक्टूबर 1922 में उन्हें बार एट लॉ लंदन की डिग्री मिली। अब वो बैरिस्टर बन चुके थे। मार्च 1923 में महज 5 महीने बाद उन्हें डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस ये डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने दी। उनके थीसिस का विषय रहा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी से भारत के रिजर्व बैंक का ढांचा बनता है, नोबेल प्राइज पाने वाले अमर्त्य सेन भी अपने रिसर्च में जिसका उपयोग करते हैं। 14 अप्रैल 1923 को भीमराव अंबेडकर भारत वापस आते हैं, तकरीबन 2.5 साल बाद 3 डिग्रियों के साथ, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ यानी बैरिस्टर। आमतौर पर इस पढ़ाई में 8 साल लग जाते हैं। भारत आने के बाद 1952 में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ यानी एलएलडी की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रदान करती है। फिर डीलेट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री 1953 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद उन्हें प्रदान करती है। तो भैया सोच लीजिए, अगर कोई कहता है मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, या जिसे लगता है मेरा बच्चा खूब तेज है, होशियार है, तो इससे ज्यादा इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहां से मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर विद्यार्थी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने निजी हालात पर मात कर उनके स्कूल में दाखिले का पहला दिन विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने तक का सफर, इससे बढ़िया
और प्रेरणा शायद ही हमें कहीं मिले। आगे चलते हैं। अगर किसी के मन में लेखक, साहित्यकार या फिलोसोफर या इकोनॉमिस्ट बनने की इच्छा है तो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक, राजनैतिक, शिक्षा, आर्थिक एवं धर्मों पे, रूढ़ि परंपराओं पे, इतिहास और क्रांति के विषयों पर लिखे इन किताबों पर नजर डालें। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बीफ, ब्राह्मण्स एंड ब्रोकन मैन, essay on untouchable, federation versus freedom, administration and finance of the East India Company, ancient India commerce, Maharashtra as a linguistic province, thoughts on linguistic states, thoughts on Pakistan, revolution, counter revolution, history of Indian currency and banking, the problem of rupee, the decline of Buddhism in India, untouchables or the children of ghettos, Gandhi and Gandhism, idea of a nation, Buddhist revolution and counter-revolution in ancient India, Mr. Gandhi and the emancipation of the untouchables, states and minorities, against the madness of Manu, ideas of nation, Buddha and his Dhamma। और अंत में यह एक किताब जो हर भारतीय की जिंदगी से और जिंदा होने से ताल्लुक रखती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, कल्पना कीजिए, कब लिखी होगी ये किताबें, कब पढ़ाई की होगी, कैसा समय निकाला होगा और इतने सारे विविध विषयों पर कैसे अभ्यासपूर्ण महारत हासिल की होगी। यहाँ एक किताब लिखते लिखते एक आयु खत्म हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अपनी पूर्ण आयु भर विविध किताबों द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल समस्या और विषयों पर काम करते रहे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े लीडर के रूप में उभरते हैं। आजादी से वो आजाद होने वाले थे। सवर्ण ब्रिटिश के गुलाम थे। हम गुलामों के गुलाम हैं, इस बात को भीमराव अंबेडकर ने खूब समझा और इस देश के हाँ, उनका हाँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हम गुलामों के गुलाम हैं, इस बात को भीमराव अंबेडकर ने खूब समझा और इस देश के शोषित और उपेक्षित जनता के प्रश्न आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। फिर वो 1919 में साउथ ब्रोथ कमेटी में एविडेंस देना हो जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से निगडित था। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रिफॉर्म के लिए भारत आया था, उस समय के कुछ नेताओं ने इसे बॉयकॉट किया था, इसका बहिष्कार किया था, मगर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से डिप्रेस क्लास के एजुकेशनल समस्या और सुझाव प्रमुख तौर पर साइमन कमीशन के सामने रखे। 4 अक्टूबर 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात रखते हैं। 15 अगस्त 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात रखकर डिप्रेस क्लास के लिए राजनीतिक अधिकार लेकर भारत आते हैं, मगर भारत में उन्हें पूना पैक्ट की वजह से जो सितंबर 1932 को होता है, उस अधिकारों पर पानी फेर जाता है और नवंबर 1932 को फिर भीमराव अंबेडकर तीसरी गोलमेज परिषद में अपनी बात रखते हैं। साथियों, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय नेता है। इसके बाद वह एक उम्दा पॉलिटिशियन की रूप में भारत में उभरे हैं। 30 अप्रैल 1933 में लंदन में जॉइंट कमिटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को डॉक्टर अंबेडकर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं
और डिबेट करते हैं। मई 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पब्लिश करते हैं, जो कि जात पात तोड़क मंडल के एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिखा हुआ अध्यक्षीय भाषण था, जो उन्हें लाहौर में देना था, मगर वो किसी कारणवश दे नहीं सके। फिर 2 जुलाई 1942 को वो लेबर मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनते हैं और कुछ समय बाद 1943 को वो शेड्यूल कास्ट के लिए नौकरी में रिजर्वेशन हासिल करते हैं। साथियों, ये बात आजाद भारत के पहले की है। 15 अप्रैल 1946 को वो कैबिनेट मिशन के पास डिप्रेस्ड क्लास की व्यथा रखते हैं। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बनते हैं और 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, ब्रिटिश के सामने डिप्रेस शोषित क्लास की समस्या रखते रखते आजाद भारत के लॉ मिनिस्टर बनने तक का सफर और दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान देने का सफर कितना आसान या कितना कठिन या कितना संघर्ष भरा रहा होगा। इस शोषित पीड़ित अनपढ़ जनता का नेतृत्व करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी दलित इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। वो समय समय पर डिप्रेस्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस सफर को अगर हम ठीक से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान को इंसान समझने वाला कोई स्वतंत्र सेनानी शायद ही होगा। आगे चलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर हमें जीवन भर सिखाते रहे। मैं कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालूंगा। भीमराव अंबेडकर ने कई प्रतीकात्मक आंदोलन किए जिससे कि समाज में स्वाभिमान की चेतना जाग उठे। 20 मार्च 1927 में महाड़ में पानी के सत्याग्रह के वक्त वो कहते हैं कि इस तालाब का पानी पीकर हम कोई अमर नहीं होंगे। हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, हमारी आज़ादी और आत्मसम्मान पाने की लड़ाई है। 25 दिसंबर 1927 को शूद्रतु कार्यदासम ब्राह्मण ये च स्वयं